वेलकम स्टूडेंट्स इन एकेडमिक्स विद राघव। और हम क्लास 12th केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 दैट इज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कर रहे थे, जिसका आज ये लास्ट लेक्चर होगा, लेक्चर नंबर 3। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि इससे पहले वाले लेक्चर में दैट इज लेक्चर नंबर 2 में हमने क्या क्या पढ़ा था। तो हमने उसमें देखा था इलेक्ट्रोलिटिक सेल्स और इलेक्ट्रोलिसिस। मैंने आपको बताया था कि इलेक्ट्रोलिसिस क्या होती है। इलेक्ट्रोलिसिस क्या होती है कि जब हम ऐसे सॉल्यूशंस के अंदर जो कि नॉन स्पॉन्टेनियस थे, जो अपने ओन पर नहीं हो रहे थे, उनके थ्रू हमने करंट पास कराया और उनके अंदर रिएक्शंस हुई थी, रिडक्शन हुआ था, ऑक्सीडेशन हुआ था, उसी को इलेक्ट्रोलिसिस कहते हैं। हमने इलेक्ट्रोलिटिक सेल के बारे में पढ़ा था। उसे उसके अलावा हमने पढ़े थे क्वालिटेटिव एस्पेक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। इलेक्ट्रोलिसिस के क्वालिटेटिव एस्पेक्ट का मतलब क्या है? तो उसका मतलब है कि हमारा एनोड पे क्या बन रहा था, कैथोड पे किस चीज का डिपोजिशन हो रहा था, कौन सी गैस लिबरेट हो रही थी, कौन कौन से फैक्टर्स थे जो कि इलेक्ट्रोलिसिस के प्रोडक्ट को इफेक्ट कर रहे थे। उसके अलावा हमने उसके अंदर क्वांटिटेटिव एनालिसिस पढ़ी थी। क्वांटिटेटिव एनालिसिस पढ़ी थी कहने का मतलब है कि भाई कितना प्रोडक्ट बन रहा है, एनोड पे कितना डिपोजिशन हो रहा है, कैथोड पे कितना डिपोजिशन हो रहा है, कितनी इलेक्ट्रिसिटी पास करानी पड़ रही है। वो सब था हमारा क्वांटिटेटिव एनालिसिस के अंदर। आगे चलते हैं। तो आज के टॉपिक्स में हम क्या कवर करेंगे? आज के टॉपिक्स में हम कवर करेंगे इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन की इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज। इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी जैसे कि कंडक्टेंस, जैसे कि रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी, कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, और हम पढ़ेंगे कोलराच लॉ। स्टार्ट करते हैं। पहले बात करते हैं जी क्वालिटेटिव एनालिसिस की। क्वालिटेटिव की हमें वोकली पता है कि चीजें किस तरीके से हो रही हैं, उनकी केमिस्ट्री क्या है। तो हमारे दो तरीके का कंडक्टेंस होता है, दो तरीके से करंट पास होता है सॉल्यूशन से। कौन कौन सा? पहला होता है मेटालिक और इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टेंस। मेटालिक कंडक्टेंस क्यों कहा? मेटालिक कंडक्टेंस का मतलब हुआ हमारा कि हमारा जो करंट पास हो रहा है, हमारा जो करंट पास हो रहा है वो मेटल्स के थ्रू हो रहा है। इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टेंस क्यों कहा? क्योंकि करंट कब पास होता है, करंट का फ्लो कब होता है? तो जब हमारे इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होता है। इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं तो करंट फ्लो करता है, और करंट फ्लो कर रहा है। करंट फ्लो कर रहा है किस कारण कर रहा है? इलेक्ट्रॉन की वजह से। तो इसलिए हमने उसे कहा इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टेंस। क्या कहा? हमने उसे कहा इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टेंस, क्योंकि करंट के जो करियर्स हैं वो इलेक्ट्रॉन हैं। अब आते हैं कौन कौन से फैक्टर्स इस प्रोसेस को, इस कंडक्टेंस को इफेक्ट करते हैं। तो पहला है इट डिपेंड ऑन द नेचर एंड स्ट्रक्चर ऑफ मेटल। मेटल के नेचर पर और स्ट्रक्चर पर, कि हर मेटल की अपनी प्रॉपर्टी होती है कि उसकी कंडक्टिविटी कितनी ज्यादा होगी। कंडक्टिविटी कितनी ज्यादा होगी कहने का मतलब है कि हम बात करते हैं मेटल्स की, कि भाई हम 8th या 9th क्लास के स्टैंडर्ड लेवल पर पढ़ते हैं कि हमारा जैसे सिल्वर है, सिल्वर की कंडक्टिविटी सबसे ज्यादा होती है, सिल्वर के थ्रू सबसे ज्यादा अच्छे इफेक्टिव तरीके से करंट फ्लो करता है। क्योंकि उसकी कंडक्टिविटी ज्यादा है तो उसकी रेजिस्टिविटी बिल्कुल जीरो होगी, उसमें कोई बैरियर्स नहीं है इलेक्ट्रॉन के फ्लो को रोकने के लिए। मतलब हमारे सिल्वर के अंदर जो करंट फ्लो करेगा उसको रोकने के लिए वहां कोई नहीं है। तो ये हुआ हमारा क्या? नेचर एंड स्ट्रक्चर ऑफ मेटल। स्ट्रक्चर पर डिपेंड करता है। किस पर डिपेंड करता है? स्ट्रक्चर पर। उसके बाद नंबर ऑफ वेलेंस इलेक्ट्रॉन पर एटम। यहां पे ये गलत प्रिंट हो गया है, मैं आप इसे सही कर देता हूं। यहां पे है ये वेलेंस इलेक्ट्रॉन। वेलेंस इलेक्ट्रॉन का मतलब आपको पता होगा, आपने क्लास 11th के अंदर पढ़ा होगा कि किसी भी एटम या आयन के जो आउटरमोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन होते हैं, किसी भी एटम या आयन के जो आउटरमोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन होते हैं, उसकी आउटरमोस्ट शेल में जितने इलेक्ट्रॉन हैं वही हमारे वेलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। कौन से इलेक्ट्रॉन होते हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो भाई जब हमें पता है कि हमारा करंट जो फ्लो कर रहा है उसका रीजन उसका करियर इलेक्ट्रॉन है, तो जिसकी आउटर मोस्ट शेल में ज्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे उसके अंदर करंट ज्यादा फ्लो होगा, उसकी कंडक्टेंस ज्यादा होगी। मैं आपको एग्जांपल के थ्रू बताता हूं। हमने लिया सोडियम, हमने लिया मैग्नीशियम, सोडियम लिया, मैग्नीशियम लिया, एल्यूमिनियम लिया। तो सोडियम की आउटरमोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? एक इलेक्ट्रॉन।
ठीक है। मैग्नीशियम की आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? मैग्नीशियम की आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन। और एल्यूमिनियम की आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 3 इलेक्ट्रॉन। तो किसकी आउटर मोस्ट शेल में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन है? एल्यूमिनियम की। तो चूंकि एल्यूमिनियम की आउटर मोस्ट शेल में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन है, तो कंडक्टिविटी सबसे ज्यादा होगी एल्यूमिनियम की, देन होगी मैग्नीशियम की, और फिर होगी सोडियम की। तो इसलिए नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन पर एटम जो होते हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं, वो इफेक्टिंग फैक्टर है किसका? मेटालिक कंडक्टेंस का। फिर आता है लास्ट जो फैक्टर है, वो होता है टेम्परेचर। क्या है वो होता है टेम्परेचर। देखो, किसी भी चीज का हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो क्या होता है? उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है। चूंकि उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है, तो अपने ही जगह पर जो भी इलेक्ट्रॉन या उसके एटम्स प्रेजेंट होते हैं वो वाइब्रेट करना शुरू करते हैं। अब वाइब्रेशन होगा। अब हमारा मेटल ले लो, मान लो आपने ले लिया एक आयरन रॉड। क्या ले लिया? आयरन रॉड। आपने इसको गर्म करा तो इसके ऊपर जो इलेक्ट्रॉन्स, आयरन के इलेक्ट्रॉन से Fe2 पॉजिटिव आउटर मोस्ट शेल वैलेंस इलेक्ट्रॉन थे, उनके अंदर शुरू हो जाएगा वाइब्रेशन। कब शुरू हो गया वाइब्रेशन? जब आपने उसको हीट किया, गर्म किया, वाइब्रेशन शुरू हो गया। तो जो करंट पहले आराम से जा रहा था, अब उसे वाइब्रेशन का सामना करना पड़ेगा। तो टेम्परेचर बढ़ाने पर वाइब्रेशन बढ़ा, और वाइब्रेशन बढ़ा तो करंट का फ्लो हो गया कम। तो यहां पे आपको याद रखना है, मेटल्स के लिए, किसके लिए? मेटल्स के लिए टेम्परेचर बढ़ाने पर कंडक्टेंस क्या करती है? कंडक्टेंस होती है डिक्रीज। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे आती है हमारी दूसरी कंडक्टेंस, जो कि है इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस या फिर आयनिक कंडक्टेंस। अब इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस कहने का मतलब क्या है? कि हमने किसी वेसल के अंदर एक्वस फॉर्म में या लिक्विड फॉर्म में इलेक्ट्रोलाइट लिया, और हमें पता होता है कि इलेक्ट्रोलाइट की टेंडेंसी होती है, इलेक्ट्रोलाइट की टेंडेंसी होती है कि जब भी वो पानी में घुलता है, एक्वस होता है या फिर वो सॉल्यूशन बनाता है, तो उसके आयंस रिलीज होते हैं। ठीक है। तो चूंकि इलेक्ट्रोलाइट की कंडक्टेंस है, तो हमने कहा कंडक्टेंस हुई इलेक्ट्रोलिटिक। और जो हमारा करंट फ्लो हो रहा है वो आयंस की वजह से हो रहा है, तो हमने कहा उसे आयनिक कंडक्टेंस। तो समझ में आया इलेक्ट्रोलिटिक और आयनिक कंडक्टेंस क्यों कहा? ठीक है। ये डेफिनेशन आपकी एनसीईआरटी में दे रखी है, देखते हैं क्या कहता है। तो व्हेन इलेक्ट्रोलाइट आर डिसॉल्व्ड इन वाटर दे फर्निश देयर ओन आयंस। आपको पता है कि जब भी पानी में किसी इलेक्ट्रोलाइट को डिसॉल्व करते हैं, तो वो आयंस रिलीज करता है। अब चूंकि आयंस रिलीज हुए, तो चार्ज के करियर्स, करंट के करियर्स आयंस है, तो कंडक्टिविटी बढ़ जाएगी। ठीक है। द कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, और इसी को हम कहते हैं इलेक्ट्रोलिटिक और आयनिक कंडक्टेंस। अब आते हैं फैक्टर्स कि किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। तो ये फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। सबसे पहले आता है नेचर ऑफ सॉल्यूशन, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। जब हमने बात करी थी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का मतलब है कि मान लो मैंने वीक इलेक्ट्रोलाइट लिया CH3COOH, ठीक है, इसको कहते हैं इथेनोइक एसिड। और मैंने एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट लिया, लेट सपोज हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो इसकी जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है वो 100% है। कहने का मतलब है कि अगर मैं इसकी 1 किलो अमाउंट लेता हूं, तो 1 किलो के 1 किलो HCl के सारे क्या बनेंगे? आयंस बनेंगे। लेकिन मान लो इसकी ये, क्योंकि वीक इलेक्ट्रोलाइट है, तो इसकी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन पूरी नहीं है। चूंकि इसकी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन मुझे गिवन है कि ये डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जो है वो 70% है, मतलब 70% इलेक्ट्रोलाइट ही आयन बनाएगा। तो इसका मतलब हुआ कि अगर मैंने एसिटिक एसिड का 1 किलो लिया, 1 किलो लिया मतलब मैंने 1000 ग्राम लिया, तो इसका केवल 70% कितना हुआ? 700 ग्राम ही जो है वो आयन बनाएगा। बाकी 30 ग्राम उस सॉल्यूशन के अंदर आयन नहीं बनाएगा। तो इसलिए हम कहते हैं कि हमारी जो इलेक्ट्रोलिटिक या फिर आयनिक कंडक्टेंस होती है वो डिपेंड करती है नेचर पर, इलेक्ट्रोलाइट के, कि उसकी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कितनी है। ठीक है, आगे चलते हैं।
द नेचर ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट के नेचर पर कि सॉल्वेंट पोलर है या नॉन पोलर है, कहने का मतलब है कि अगर आपने बेंजीन ले ली तो क्या उसके थ्रू करंट फ्लो नहीं करेगा या नहीं करेगा, नहीं करेगा, क्योंकि बेंजीन एक नॉन पोलर सॉल्वेंट है और करंट को फ्लो करने के लिए आयंस चाहिए, पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस या फिर चार्ज चाहिए। तो इसलिए डिपेंड करता है नेचर ऑफ सॉल्वेंट पर और विस्कोसिटी पर। किस पे डिपेंड करता है? विस्कोसिटी एक नेचर होता है जो हम पढ़ते हैं क्लास 11th फिजिक्स का, ये कॉन्सेप्ट है। विस्कोसिटी क्या होता है कि आप एक फ्लोर पर एक गिलास पानी को फैला दीजिए और एक गिलास ऑयल फैला दीजिए, तो ऑयल के पास ज्यादा कैपेबिलिटी है कि वो ज्यादा दूर तक नहीं फैलेगा, एक कम एरिया तक ही क्या करेगा, एक्सपेंड करेगा, लेकिन पानी आपका पूरा फ्लोर पर फैल जाएगा। तो ये जो प्रॉपर्टी होती है अपने मॉलिक्यूल्स को बांध के रखने की, इसी को विस्कोसिटी कहते हैं। अब जिसकी विस्कोसिटी ज्यादा, उसका जो कंडक्टेंस है वो कम होगा, क्योंकि उसके पार्टिकल्स के अंदर उतना मूवमेंट ही नहीं है। ठीक है, आगे चलते हैं। फिर आता है कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट की कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन ज्यादा होगी, और अगर वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है तो मान लो आपने लिया 2 मोलर सॉल्यूशन, एक बार लिया आपने 4 मोलर सॉल्यूशन, तो जिसकी कंसंट्रेशन ज्यादा है, 4 मोलर सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन तो ज्यादा है, लेकिन उसके पार्टिकल्स को कम प्लेस मिलेगा इधर उधर जाने के लिए, तो उसकी कंसंट्रेशन बढ़ेगी, तो हमारा जो कंडक्टेंस है वो घटेगा। आगे चलते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक टेम्परेचर का इफेक्ट और दे रखा है कि टेम्परेचर इंक्रीज करने पर जो इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस है वो घटती है या बढ़ती है। इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस में होते हैं आयंस, तो टेम्परेचर इंक्रीज करने पर जो हमारी इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस है वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए, किसके लिए? फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट, वो टेम्परेचर इंक्रीज करने पर जो कंडक्टेंस है वो बढ़ती है, कंडक्टेंस बढ़ेगी, क्योंकि ज्यादा इलेक्ट्रोलाइट टूटेगा, ज्यादा इलेक्ट्रोलाइट डिसॉल्व होगा। आगे चलते हैं। तो आप ये एनसीईआरटी में सिर्फ ये डेफिनेशंस दे रखी हैं और जो डिपेंडिंग फैक्टर्स हैं वो दे रखे हैं, आपको इतना याद रखना है। किसके लिए? मेटेलिक कंडक्टेंस के लिए और इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस के लिए। फिर मैं आपको एक जनरलाइज चीज बताता हूं कि आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा कि हम रेजिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करते हैं। क्या कैलकुलेट करते हैं? हम कैलकुलेट करते हैं रेजिस्टेंस। तो आप फिजिक्स के अंदर डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मूला पढ़ते हैं, जैसे आप पढ़ते हैं वेटस्टोन ब्रिज, आप पढ़ते हैं वेटस्टोन ब्रिज कि जी हमने एक ब्रिज बनाया था जिसे वेटस्टोन ब्रिज कहते हैं। उसमें हमने क्या किया था? उसमें हमने एक रेजिस्टेंस ऐसे लगाया था, एक रेजिस्टेंस ऐसे लगाया था, एक रेजिस्टेंस ऐसे लगाया था और एक रेजिस्टेंस ऐसे लगाया था। यहाँ पे हमने डिफ्लेक्शन के लिए गैल्वेनोमीटर लगाया था या वोल्टमीटर लगाया था। जब इसके अंदर डिफ्लेक्शन जो है वो हो जाता है जीरो, जब इसके अंदर करंट फ्लो नहीं करेगा, तो ये रेजिस्टेंस लेट सपोज R1 R2 R3 R4 है, कनेक्ट किया था एक बैटरी से। ठीक है, तो जो हमारा रेशो आता था R1/R2 इज इक्वल टू R3/R4 आता था। तो ये तो हमने बात करी कि हमारे पास जब कोई भी सॉलिड मेटल था और उसका हमें कैलकुलेट करना था रेजिस्टेंस। ठीक है, लेकिन अब क्या है, अब हमारे यहाँ पर पास है सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन को मीटर ब्रिज में कैसे कनेक्ट करेंगे? तो उसके लिए हमने एक सेल डिस्कवर करी जिसको कहते हैं कंडक्टिंग सेल। हमने एक सेल डिस्कवर करी जिसको कहते हैं कंडक्टिंग सेल। देखते हैं कैसी होती है। तो होती तो वो सिलेंड्रिकल है, लेकिन मुझे यहाँ पे वो शेप नहीं मिल रही है, तो मैं उसे इस तरीके से बना लेता हूँ। ये है हमारी कंडक्टिंग सेल। ठीक है, अब इस कंडक्टिंग सेल के अंदर मैंने क्या किया, अब चूंकि सेल है, करंट फ्लो कराना है, तो आ जाएंगी दो इलेक्ट्रोड्स। एक को मान लो एनोड, एक को मान लेते हैं कैथोड। यहाँ पे हमने कोई डायरेक्ट करंट अटैच कर दिया। ठीक है, तो ये हो गई हमारी कैथोड और ये हो गई एनोड। ये मान ली मैंने कैथोड और ये मान ली मैंने एनोड। जिस भी इलेक्ट्रोलाइट का हमें रेजिस्टेंस या फिर कंडक्टेंस निकालना है, उस इलेक्ट्रोलाइट को भर देंगे इसके अंदर, क्योंकि ये सेल है। ठीक है,
ये हमने कनेक्ट कर दिया एक डायरेक्ट डीसी का सोर्स, डीसी सोर्स कनेक्ट कर दिया यहाँ पर। ठीक है, और ये जो हमारे इलेक्ट्रोड हैं ये प्लेटिनाइज्ड हैं, प्लेटिनम कोटेड हैं। कैसी हैं? प्लेटिनम कोटेड, प्लेटिनम कोटेड। तो एक सिंपल इसे कहते हैं कंडक्टिंग सेल। इसके थ्रू हम जो भी हमारे सॉल्यूशंस की इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज हैं उनको पढ़ते हैं। अब आपको याद क्या रखना है इस कंडक्टिंग सेल को, मैंने क्यों बताया, क्योंकि आपको इसमें दो चीजें याद रखनी है। पहली क्या है? पहला आपको याद रखना है कि दो इलेक्ट्रोड्स के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसे एल कहते हैं। एल इज द डिस्टेंस, एल इज द डिस्टेंस बिटवीन टू इलेक्ट्रोड्स। दो इलेक्ट्रोड्स के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसे एल कहते हैं, और हमारा जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है उसे कहते हैं ए। क्या है? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। क्रॉस सेक्शन का जो एरिया है इलेक्ट्रोड का, या फिर हमारे ये वाला जो एरिया है इस सेल का। आपको अभी मेन चीज तो यहाँ पे याद रखनी है, एक तो आपको याद रखनी है लेंथ एल जो है डिस्टेंस बिटवीन टू इलेक्ट्रोड्स, एक आपको याद रखना है ए जो कि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है कंडक्टिंग सेल का। अब आता है रेजिस्टेंस। तो चाहे आप व्हीटस्टोन ब्रिज की बात करो या आप बात करो अभी जो मैंने आपको कंडक्टिंग सेल बताई है, हमें यहाँ पे पता चलता है कि हमारा जो रेजिस्टेंस होगा, हमारा जो रेजिस्टेंस होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके? जो उन दोनों इलेक्ट्रोड्स के बीच का डिस्टेंस था एल के। ठीक है, हमारा जो रेजिस्टेंस है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा 1/a के, यानी जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन था उन दोनों इलेक्ट्रोड्स का या फिर हमारी कंडक्टिंग सेल का उसके। अब जब हम इन दोनों को देखते हैं और हम यहां से प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाते हैं तो हमारा आता है रेजिस्टेंस इज इक्वल्स टू रो एल बाय ए। ठीक है, क्या आता है? हमारा आता है रेजिस्टेंस इज इक्वल्स टू रो एल बाय ए। अब आपको याद क्या क्या रखना है? आपको बस इतना पता होना चाहिए कि हमारा यहाँ पे आर क्या है? आर मेरा रेजिस्टेंस है, रो मेरा रेजिस्टिविटी है, रेजिस्टिविटी, एल मेरा एरिया बिटवीन इलेक्ट्रोड्स है, एरिया बिटवीन इलेक्ट्रोड्स, और जो ए है वो मेरा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो आपको यहाँ पे एक फॉर्मूला, आपने कंडक्टिंग सेल देखा जहां पे आपने देखा डिस्टेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड एल होता है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए होता है, इसका यूज किया और आपको रेजिस्टेंस का फॉर्मूला निकल करके आ गया। अब आपको एक तो ये चीज याद रखनी है कि रेजिस्टेंस का फॉर्मूला ये होता है, और एक आपको यूनिट पता होना चाहिए कि रेजिस्टेंस की जो यूनिट होती है वो ओम होती है। आगे चलते हैं, आगे आता है कंडक्टेंस। क्या आता है? कंडक्टेंस। तो कंडक्टेंस जो होता है वो रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल होता है। तो जो हमारा कंडक्टेंस है उसे डिनोट करते हैं जी से, और ये रेसिप्रोकल होता है रेजिस्टेंस का। अब आपको पता है कि आपने रेजिस्टेंस क्या पढ़ा है जस्ट पहले वाली स्लाइड पे, कि जी रेजिस्टेंस जो होता है वो रो एल बाय ए होता है। ये आपने जस्ट पहले वाली स्लाइड पे पढ़ा है। तो इस वैल्यू को उठा करके यहां रख दो और आपका जो कंडक्टेंस है वो हो जाएगा 1/ρl × a। तो ये आपका किसका फॉर्मूला आता है? ये आता है आपका कंडक्टेंस का फॉर्मूला। और आपको अब यहाँ पे याद रखना है कि कंडक्टेंस रेसिप्रोकल होता है रेजिस्टेंस का, जिसमें हम रेजिस्टेंस की वैल्यू रख दे तो हमारा ये फॉर्मूला ड्राइव होके आता है, और इसकी यूनिट ओम इनवर्स होती है। क्योंकि रेजिस्टेंस की यूनिट ओम थी, उसको ऊपर ले गए ओम इनवर्स, या एक हमारी एक अलग यूनिट है कंडक्टेंस की, वो साइमन है। आगे चलते हैं, बहुत ज्यादा गर्मी हो रही है। आगे चलते हैं, आगे हम बात करते हैं। तो अभी आपको दो चीजें समझ में आई, एक रेजिस्टेंस समझ में आया, एक कंडक्टेंस समझ में आया। आगे हम बात करते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस की। किसकी? स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या फिर रेजिस्टिविटी। तो अभी जो मैंने आपको फॉर्मूला बताया था फर्स्ट स्लाइड पे, जब हमने यहाँ पे प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट लिया था, वो क्या लिया था? वही तो रेजिस्टिविटी थी। तो वही फॉर्मूला हो जाएगा हमारा कि रेजिस्टिविटी क्या होती है? रेजिस्टिविटी होती है हमारी, जरा मैं पेन चेंज कर लूं, इससे सही राइटिंग नहीं आ रही है। ठीक है,
तो अभी हमने क्या पढ़ा था कि भाई हमारा जो रेजिस्टेंस होता है वो होता है रो एल बाय ए। यहां से हम रेजिस्टिविटी निकाल लेंगे तो हमारी जो रेजिस्टिविटी है वो आएगी, हमारी जो रेजिस्टिविटी है वो आएगी रेजिस्टेंस इनटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बाय एल। बस ये फॉर्मूला आपका किसका आया? ये फॉर्मूला आता है आपका रेजिस्टिविटी का। ठीक है। अब यहाँ पे एक डेफिनेशन दे रखी है कि आपका रेजिस्टेंस खाली कब रह जाएगा, यानी आपकी रेजिस्टिविटी रेजिस्टेंस के बराबर कब रह जाएगी। तो सिंपल है, आप एक कंडीशन मान लो, आपने एरिया बिटवीन इलेक्ट्रोड जो वो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर ले लिया और लेंथ जो है वो भी 1 सेंटीमीटर स्क्वायर 1 सेंटीमीटर ले ली। तो इन दोनों को 1 रख दो तो हमारी जो रेजिस्टिविटी है वो रेजिस्टेंस के इक्वल हो जाएगी। यही समझा रखा है आपके ऊपर गिवन डेफिनेशन में। ऊपर जो आपका गिवन स्टेटमेंट है उसमें यही कह रहा है, क्या कह रहा है? इट इज डिफाइंड एज द रेजिस्टिविटी इज डिफाइंड एज द रेजिस्टेंस व्हेन लेंथ ऑफ सब्सटेंस इज 1 सेंटीमीटर और 1 मीटर एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज 1 सेंटीमीटर स्क्वायर और 1 मीटर स्क्वायर। ठीक है। अब आपको इसमें यूनिट याद रखनी है कि जी हमारी जो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है उसकी यूनिट जो होती है वो ओम मीटर होती है। आगे चलते हैं। आगे आता है कंडक्टिविटी। अभी तक आपको याद रखना, आपने 3 फॉर्मूले पढ़ चुके हैं। आपने पढ़ा है रेजिस्टेंस, आपने पढ़ा है कंडक्टेंस और आपने पढ़ा है रेजिस्टिविटी। अच्छा, एक चीज और याद रखना कि हमने यहाँ पे 2 नाम पढ़े थे रेजिस्टिविटी के, कि स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी। तो हमारी जो आईयूपीएसी है, हमारी जो केमिस्ट्री की आईयूपीएसी है, वो कहती है कि आपको टर्म रेजिस्टिविटी का ज्यादा यूज करना है। क्या यूज करना है? आपको रेजिस्टिविटी टर्म यूज करना है, अवॉइड करिए स्पेसिफिक रेजिस्टेंस को यूज करना। ठीक है, तो ये आपको याद रखनी है चीज, कि ये एनसीईआरटी में गिवन है एज इट इज, तो इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं। कंडक्टिविटी। तो मैंने अभी तक आपको क्या क्या बताया? मैंने आपको बताया कि जी रेजिस्टेंस होता है एक चीज, एक हमारा रेजिस्टेंस होता है, ठीक है, एक हमारा कंडक्टेंस होता है, ठीक है। जो कंडक्टेंस होता है वो रेजिस्टिविटी का रेसिप्रोकल होता है, ठीक है। मैंने अभी तक आपको एक बताया रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी को डिनोट किससे करते हैं? रो से, जो कि आर डॉट ए बाय एल होती है। अब हम बात कर रहे हैं कंडक्टिविटी की, जिसे डिनोट करते हैं कप्पा से, और वो होती है हमारी रेजिस्टिविटी का रेसिप्रोकल। यही दे रखा है, देख लो, यही है कंडक्टिविटी। ये क्या है? कप्पा से डिनोट करेंगे और ये रेजिस्टिविटी का रेसिप्रोकल है। रेजिस्टिविटी की वैल्यू रख दो, क्या होती है? आर डॉट ए बाय एल। तो ये हमारा फॉर्मूला आ जाता है किसका? रेजिस्टिविटी का। देख लो, इतना आसान है, इतना आसान है इन चीजों को पढ़ना। ठीक है। तो आपको इसकी यूनिट याद रखने की, इसकी यूनिट साइमन सेंटीमीटर इनवर्स होती है। आगे चलते हैं। अब आता है सेल कांस्टेंट। क्या आता है? सेल कांस्टेंट। तो देखो, बड़ी आसान चीज है, आपको याद रखना है कि सेल कांस्टेंट जो है हमारा, उसे हम जी और उसके ऊपर स्टार लगा देते हैं तो उसको हम डिनोट करते हैं सेल। ये सेल कांस्टेंट का सिंबल है। और ये होता है एल, यानी जो एल लिया है हमने, डिस्टेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स बाय ए। ये सेल कांस्टेंट का फॉर्मूला है। देखा? तो चीजें बहुत आसान है, चीजें बिल्कुल, ये एनसीईआरटी में ऐसे मैसी बना के दिया हुआ है कि आपको लगेगा कि बहुत टिपिकल टॉपिक है। नहीं, चीजों को आपको इस तरीके से देखना है कि एनसीईआरटी का निचोड़ निकाल के देखो, समरी देखो कि चीजें वो समझाना क्या चाह रहा है। तो अभी तक हमने 4 फॉर्मूले पढ़ लिए हैं। कौन कौन से? हमने पढ़ा है रेजिस्टेंस, उसका उल्टा पढ़ा कंडक्टेंस। हमने पढ़ा रेजिस्टिविटी, उसका उल्टा पढ़ा कंडक्टिविटी। आगे चलते हैं। देखो, इन पे बेस्ड क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, क्वेश्चन से पहले मैं आपको बता देता हूँ एक, हम क्वेश्चन तो करेंगे अभी, लेकिन मैं आपको एक फ्लो चार्ट याद करवा देता हूँ। अच्छा, ये क्वेश्चन पे हम अभी आएंगे। पहले मैं आपको ये चीज और बता देता हूँ। मोलर कंडक्टेंस देखो, क्या है मोलर कंडक्टेंस? तो मोलर कंडक्टेंस जो होती है, मोलर कंडक्टेंस को डिनोट करते हैं लैम्डा। किससे? मोलर कंडक्टेंस को डिनोट करते हैं लैम्डा और नीचे लगा देते हैं एम। ये हो गई मोलर कंडक्टेंस। ये उन सभी आयंस की कंडक्टिंग पावर होती है जो एक मोलर इलेक्ट्रोलाइट के अंदर लिए जाते हैं। मान लो हमने कंडक्टिंग सेल के अंदर, हमने जो भी सेल ली थी पीछे, उसमें हमने जो सॉल्यूशन भरा वो 1 मोलर भरा, उसी को तो मोलर कंडक्टेंस कहते हैं।
तो फॉर्मूला क्या आता है कि हमारी जो मोलर कंडक्टेंस होती है वो होती है कप्पा, जो कि होती है कंडक्टिविटी, उसी सॉल्यूशन की कंडक्टिविटी है, स्पेसिफिक कंडक्टेंस है, वो किसी भी गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन के लिए, गिवन सॉल्यूशन के लिए कांस्टेंट रहेगी, तो वो हो गया हमारा कप्पा इनटू वॉल्यूम इन सेंटीमीटर क्यूब। यानी वॉल्यूम किसका हुआ, ये वो वॉल्यूम हुआ, ये वो वॉल्यूम है इलेक्ट्रोलाइट का जिसके अंदर 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट है। सो इसे कहेंगे हम, दिस इज द वॉल्यूम ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, वॉल्यूम ऑफ electrolyte contain 1 mole of electrolyte। ये उस सॉल्यूशन का वॉल्यूम है, ये उस सॉल्यूशन का वॉल्यूम है जिसके अंदर 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट है। ठीक है, एक इसका डिफाइंड फॉर्मूला आता है, इसको रिडिफाइन कर देते हैं। तो ऊपर तो आएगा हमारा कप्पा मोलर कंडक्टिविटी इनटू 1000, डिवाइड कर देंगे मोलैरिटी से, मोलैरिटी हो जाएगा क्या, मोल पर लीटर में हमें मोलैरिटी लेनी है, ये तो आपको पता ही होगा, मैं आपको बता चुका हूं। तो ये आपको याद रखना है किसके अंदर, मोलर कंडक्टिविटी के अंदर। ठीक है, आगे चलते हैं। अब आता है इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। तो मोलर कंडक्टिविटी में हमने कंडक्टिंग सेल के अंदर 1 मोलर इलेक्ट्रोलाइट क्या था, लिया था, और इसमें क्या है ये, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी के अंदर अब हम कंडक्टिंग सेल के अंदर 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट लेंगे। और हम जो जब ग्राम इक्विवेलेंट लेते हैं तो हम मोलरिटी की जगह बात करते हैं नॉर्मेलिटी की, और हमारा फॉर्मूला जो है इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी का वो आ जाएगा कप्पा, कंडक्टिविटी सेम आएगा, ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे और नीचे आ जाएगा नॉर्मेलिटी। क्या आ जाएगा, नॉर्मेलिटी। और ऐसे ही इसका फॉर्मूला ड्राइव हो जाएगा कि हमारा जो कप्पा इनटू वो वॉल्यूम पर ग्राम इक्विवेलेंट्स, यानी ये वो वॉल्यूम है सॉल्यूशन का जिसके अंदर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ये सॉल्यूशन का वो वॉल्यूम है जिसके अंदर 1 ग्राम इक्विवेलेंट्स हैं, किसके, इलेक्ट्रोलाइट के। ठीक है, तो ये हमारी मोलर कंडक्टिविटी थी, मोलर कंडक्टेंस थी, और दूसरी हमारी इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी थी। आगे चलते हैं। अब मैं आपको इन दोनों के बीच में रिलेशन बताता हूं कि मान लो किसी सॉल्यूशन की मुझे मोलर कंडक्टिविटी गिवन है, तो मैं उसकी इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी कैसे निकालूंगा। तो इसका सिंपल फॉर्मूला होता है कि हमारी जो इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी होती है वो होती है किसी भी सॉल्यूशन की मोलर कंडक्टिविटी बाय एन एफ फैक्टर। एन एफ फैक्टर जो होता है वो होता है नंबर ऑफ आयंस, क्या होता है, नंबर ऑफ आयंस, नंबर ऑफ वन, नंबर ऑफ वन टाइप ऑफ आयनिक चार्ज। मान लो मुझे एक सॉल्यूशन गिवन है क्या, Al2SO4 का होल थ्राइस। तो इसके अंदर कितना पॉजिटिव चार्ज है, आपको पता है कि एल्यूमिनियम +3 होता है एक आयन, तो इसमें 2 आयन है, तो टोटल पॉजिटिव चार्ज कितना है इसके अंदर, 6 यूनिट। ऐसे ही SO4 क्या होता है, SO4 होता है हमारा -2, एक SO4 पे होता है, कितने SO4 हैं, 3, तो कितना हो जाएगा, 2 × 3 6, यानी हमारे नेगेटिव भी कितने यूनिट हैं, 6 यूनिट हैं। तो कोई सी भी एक यूनिट नीचे उठा करके रख दो, इक्विवेलेंट आ जाएगी हमारी मोलर कंडक्टिविटी। तो हमारी मान लो मोलर कंडक्टिविटी हमें निकालनी है, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी Al2SO4 का होल थ्राइस की इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, तो वो आ जाएगी इसकी जो मोलर कंडक्टिविटी होगी बाय 6। ये रिलेशन होता है, एनसीईआरटी में दे रखा है, इंपॉर्टेंट है याद रखना कि अगर आपको मोलर कंडक्टिविटी दे रखी है तो आप कैसे इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी निकालेंगे, और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी दे रखी है तो कैसे आप मोलर कंडक्टिविटी निकालेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। अच्छा, क्वेश्चन पे एक साथ आएंगे। पहले मैं आपको बताता हूं कॉलराच लॉ क्या होता है। क्या होता है कॉलराच लॉ। तो कॉलराच लॉ में आपको ये याद रखना है कि हमने दो तरीके की कंडक्टिविटी की बात करी, हमने बात करी मोलर कंडक्टिविटी की, हमने बात करी इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी की। मान लो मैंने एक सॉल्यूशन ले लिया, उसमें एक्स ए, मैंने एक सॉल्यूशन ले लिया, एक इलेक्ट्रोलाइट ले लिया, उसको मैंने पानी के अंदर डाला है, तो इलेक्ट्रोलाइट का इनिशियली फॉर्मूला है AyBx। ये जब आयोनाइज हुआ तो इसने Y मॉलिक्यूल्स तो बनाए A के, और इस पे चार्ज आ गया X-, फिर इसने X मॉलिक्यूल बनाए B के, और इस पे चार्ज आ गया Y-। तो जब मैं इनकी मोलर कंडक्टिविटी की निकालूंगा और जब मैं इनकी इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी निकालूंगा, तो मोलर कंडक्टिविटी में आपको मोल्स भी मल्टीप्लाई करने हैं। हर आयन का रोल होगा मोलर कंडक्टिविटी बनाने में, लेकिन इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी बनाने में दोनों आयन्स का रोल होगा, लेकिन उनके नंबर
डिपेंड नहीं करेंगे। ठीक है, तो देख लो, मान लो मुझे मोलर कंडक्टिविटी दे रखी है, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी किसकी, ए की, कितनी है, लेट सपोज ये है दिस लैम्डा ए की, और बी की कितनी है, भाई बहुत गर्मी हो रही है, और बी की कितनी है, बी की है लैम्डा बी। तो आपको याद रखना है कि जब भी आप ए की निकालेंगे, तो जब आप इसकी मोलर कंडक्टिविटी निकालेंगे, दिस इज मोलर कंडक्टिविटी, तो मोलर कंडक्टिविटी में, और ये है आपकी इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, क्या है, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। तो हमारी कॉलराचल होने का कि दोनों आयंस का रोल होगा, यानी यहाँ पे ए की कंडक्टिविटी प्लस बी की कंडक्टिविटी प्लस बी की कंडक्टिविटी, ए की कंडक्टिविटी प्लस बी की कंडक्टिविटी। लेकिन हमारी मोलर कंडक्टिविटी निकालते वक्त याद रखना है कि मैटर करेंगे उनके कोफिशिएंट, कितने नंबर ऑफ आयन है, तो यहाँ आप मल्टीप्लाई कर देंगे वाई से और यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे एक्स से। यहाँ इन चीजों की जरूरत नहीं है, यहाँ सिर्फ आपको उनका इंडिविजुअल रोल बताना है कंडक्टिविटी में। ठीक है, तो ये हमारी कॉलराच लॉ बताती है। अच्छा, फिर से क्वेश्चन है, अच्छा इसमें एक लास्ट पॉइंट बचा है, वो मैं आपको बता देता हूँ। अब आता है डाइल्यूशन इफेक्ट के, जी डाइल्यूशन का क्या इफेक्ट हुआ, तो ये आपको एनसीईआरटी में दे रखा है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए। तो सबसे पहले मैं आपको एक नॉर्मल इलेक्ट्रोलाइट के बारे में बताता हूँ, सबसे पहले मैं आपको एक नॉर्मल कंडक्टेंस के बारे में बताता हूँ, कि मान लो मेरे 1 लीटर, मुझे मेरे पास क्या है, मान लो मेरे पास 1 लीटर सॉल्यूशन है, कंडक्टेंस, मेरे पास 1 मोलर सोडियम क्लोराइड है। इसका मतलब है कि मेरे पास जो सॉल्यूशन है वो 1 लीटर सॉल्यूशन है, जिसके अंदर 1 मोल जो है वो सोडियम क्लोराइड प्रेजेंट है। लेकिन मैंने इसका किया डाइल्यूशन, मैंने इसका डाइल्यूशन किया, तो डाइल्यूशन का मतलब होता है कि हमने उसके अंदर सॉल्वेंट की मात्रा को बढ़ा दिया। चूंकि सॉल्वेंट की मात्रा को बढ़ा दिया, तो जो मेरे पहले वाले सॉल्यूशन के अंदर 1 मोल सॉल्यूट जो था सोडियम क्लोराइड का, वो तो सेम रहेगा, लेकिन अब जो वॉल्यूम है सॉल्यूशन का जो वॉल्यूम है वो क्या होगा, वो 1 लीटर से बढ़ जाएगा। तो हुआ क्या, नंबर ऑफ आयंस पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन घट गए। तो क्या होगा, डाइल्यूशन करने पर नॉर्मली अगर हम बात करें तो जो हमारी कंडक्टेंस है वो घटती है, हमारी कंडक्टेंस घटती है कब, डाइल्यूशन पर। ये तो आपको बड़ी एक कॉमन सी चीज याद रखनी है, कि भैया आपने पहले 1 लीटर के अंदर 1 मोल लिया था, अब आपने 1 लीटर से ज्यादा लिया है कोई चीज और उसके अंदर मोल तो सेम ही है, तो क्या हुआ, नंबर ऑफ मोल्स पर लीटर घट गए, तो कंडक्टिविटी कंडक्टेंस घट जाएगी। लेकिन लेकिन हम बात करते हैं लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी की, हम बात करते हैं इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी की या फिर मोलर कंडक्टिविटी की, वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए। तो हुआ क्या था, मान लो मैंने इसका 1 मोलर सॉल्यूशन लिया था, मैंने इसका 1 मोलर सोडियम क्लोराइड लिया था, मैंने डाइल्यूशन किया, इतना पानी डाल दिया कि सॉल्यूशन का जो वॉल्यूम है वो इनफाइनाइट हो गया, सॉल्यूशन का वॉल्यूम इनफाइनाइट हो गया, और उसके अंदर इतना कम सॉल्यूट हो गया कि उसकी जो कंसंट्रेशन थी वो लगभग 0 हो गई। ठीक है, तो होगा क्या कि इस कंडीशन में उसकी जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है वो 1 हो जाएगी। इनिशियली उसकी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन 1 के इक्वल नहीं थी, क्योंकि वीक इलेक्ट्रोलाइट है, पूरा नहीं घुल रहा था। तो हुआ क्या कि जब मैंने उसके अंदर इतना ज्यादा सॉल्वेंट डाल दिया, इनफाइनाइट सॉल्वेंट डाल दिया, तो उसकी कंसंट्रेशन 0 पहुंच गई और उसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन 1 पहुंच गया। तो हुआ क्या, अब हमारे डिग्री ऑफ, चूंकि डाइल्यूशन करने पर जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है वो बढ़ा है, तो कंडक्टेंस क्या हुई, कंडक्टेंस बढ़ गई, कंडक्टेंस बढ़ गई किसके लिए, वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए। ठीक है, अब हम बात करते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की। तो तुम्हें पता है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का, कि जी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट जो होता है उसकी तो जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होती है वो ऑलरेडी 1 होती है। क्यों होती है 1 भैया, वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, अगर आपने 1 किलो सोडियम क्लोराइड लिया है तो वो पानी के अंदर पूरा का पूरा घुल जाएगा और पूरा का पूरा सोडियम क्लोराइड क्या बनाएगा,
पूरा सोडियम क्लोराइड बनाएगा आयंस। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो जो मैंने आपको फ्लो चार्ट बताया है। आगे चलते हैं। तो हम बात करते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की, और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होता है वो ऑलरेडी 1 होता है। तो ये वाला फैक्टर कि मैंने वॉल्यूम इनफाइनाइट किया कंसंट्रेशन 0 हो जाती, वो तो पहले से ही क्या है, पहले से ही उसकी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या है, 1 है। तो ये फैक्टर तो काम किया नहीं। काम क्या करेगा कि आपने किया डाइल्यूशन, आपने डाइल्यूशन किया तो आयंस के बीच में, आयंस के बीच में जो इंटर आयनिक, इंटर इंटर आयनिक डिस्टेंस जो था वो गया बढ़। अब हमारे आयंस के पास ज्यादा जगह है घूमने के लिए, स्पीड में जाने के लिए। चूंकि उनके पास ज्यादा स्पेस है तो क्या होगा, कंडक्टेंस बढ़ जाएगी। तो यहाँ पे रीजन क्या हुआ, यहाँ पे रीजन हुआ कि हमारी जो है वो आयनिक मोबिलिटी बढ़ गई। तो दोनों कंडीशन में याद रखो कि चाहे वीक इलेक्ट्रोलाइट है चाहे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, कंडक्टेंस बढ़ रही है डाइल्यूशन पर। लेकिन यहाँ पे रीजन है कि आपने जैसे ही डाइल्यूशन बढ़ाया सारे के सारे आयंस का डिसोल्यूशन बढ़ जाएगा। लेकिन यहाँ पे कंडक्टेंस तो बढ़ी, लेकिन रीजन क्या है, रीजन है कि आपकी आयनिक मोबिलिटी बढ़ गई। लेकिन एक जनरलाइज फॉर्म मैंने आपको बताई थी कि जब भी हम बढ़ाते हैं, जब भी हम बढ़ाते हैं सॉल्वेंट की मात्रा डाइल्यूशन के अंदर, नंबर ऑफ मोल्स पर लीटर घट जाते हैं। चूंकि नंबर ऑफ मोल्स पर लीटर घट जाते हैं तो कंडक्टेंस घटती है एक लेमन लैंग्वेज में। ठीक है, आगे चलते हैं। अब आते हैं कॉलराच लॉ की एप्लीकेशन। मैंने आपको कॉलराच लॉ बताई थी कि जी हम उससे क्या निकालते हैं, हम उससे मोलर कंडक्टेंस निकालते हैं और निकालते हैं इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। तो आपको याद रखना है कि आपको किसी पर्टिकुलर कंसंट्रेशन पर मोलर कंडक्टेंस दे रखी है और आपको लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस पता है। देखो यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट और था, यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट और था लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। तो ये जो कंडक्टेंस हुई मेरी, ये जो मेरी कंडक्टिविटी हुई जब मैंने वॉल्यूम इनफाइनाइट कर दिया, उसी को हम क्या कहते हैं, उसी को हम कहते हैं, उसी को हम कहते हैं लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। और यहाँ पे लगा देते हैं नोट, ये लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी है और उसी कंडक्टिविटी को कहते हैं लिमिटिंग इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। क्या कहते हैं, लिमिटिंग इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। ठीक है, तो समझ में आया लिमिटिंग कब है, कि अब आप उनका कितना ही डाइल्यूशन कर दो, कंडक्टेंस जितनी बढ़नी थी बढ़ गई, उससे ज्यादा कंडक्टेंस नहीं बढ़ेगी। आगे चलते हैं। फिर आती है हमारी कॉलराच लॉ की एप्लीकेशन की। मान लो आपको किसी कंसंट्रेशन पर मोलर कंडक्टिविटी दे रखी है, आपको लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी गिवन है, उनका आप फॉर्मूले में रखो वैल्यूज, ऊपर रख दो आप क्या, ऊपर आप रख दो मोलर कंडक्टिविटी। क्या रख देंगे, मोलर कंडक्टिविटी एट पर्टिकुलर कंसंट्रेशन पर रख दो मोलर कंडक्टिविटी, नीचे रख दो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। और आपका क्या निकल के आ जाएगा, आपका निकल के आ जाएगा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन उस इलेक्ट्रोलाइट का। ठीक है, दूसरा है डिसोसिएशन कांस्टेंट निकाल सकते हैं आप उस इलेक्ट्रोलाइट का। तो ये हो गई हमारी उस इलेक्ट्रोलाइट की कंसंट्रेशन, ये हो गया उसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जो आपने यहां से निकाला था। वैल्यू रखो, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ओके। तो अब करते हैं इन पे बेस्ड न्यूमेरिकल। न्यूमेरिकल स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देता हूं फ्लो चार्ट, कि हमने अभी जो लेक्चर पढ़ा है उसके अंदर हमने क्या क्या चीजें पढ़ी हैं, क्या क्या चीजें देखी है। सिर्फ 6 फॉर्मूलाज हैं। कितने हैं, सिर्फ 6 फॉर्मूले हैं, इन्हीं पे बेस्ड सारे क्वेश्चन हैं। सबसे पहले हमने जो पढ़ा वो रेजिस्टेंस पढ़ा था। चूंकि सबसे पहले रेजिस्टेंस पढ़ा था, हमने पढ़ा था कि रेजिस्टेंस जो होता है वो रो एल वाई ए होता है। ठीक है, रेजिस्टेंस के बाद हमने पढ़ा था कि जी रेजिस्टेंस का जो उल्टा होता है वो कंडक्टेंस होता है। क्या होता है, कंडक्टेंस। रेजिस्टेंस को हम डिनोट कर रहे थे कैपिटल आर से, फिर आता है कंडक्टेंस जिसे डिनोट करते हैं कैपिटल जी से। कंडक्टेंस जो होता है वो रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल होता है। वैल्यू रखी रेजिस्टेंस की, क्या आ गई, यहां से वैल्यू रखी रेजिस्टेंस की, तो वो आ जाएगी रो एल बाय ए। हमने निकाल लिया कंडक्टेंस। ठीक है, समझ में आता है। फिर हमने पढ़ा था कि हमारे रेजिस्टेंस के फॉर्मूले में रेजिस्टिविटी दे रखी है, तो यहीं से हमने निकाल ली रेजिस्टिविटी, यहीं से हमने निकाल ली रेजिस्टिविटी जो कि दे रखी है रो, जिसकी फॉर्मूले में से यहाँ पे वैल्यू निकालेंगे जो कि आ जाएगी आर डॉट ए बाय एल।
अब चूंकि रेजिस्टिविटी और रेजिस्टिविटी जो थी वो रेसिप्रोकल थी, किसका? वो थी कंडक्टिविटी का रेसिप्रोकल। कंडक्टिविटी जो होती है उसे डिनोट करते हैं कप्पा से, और कप्पा जो होता है वो रेसिप्रोकल होता है रेजिस्टिविटी का। यहां से हमने रेजिस्टिविटी की वैल्यू रखी इस फॉर्मूला के अंदर, और हमारी रेजिस्टिविटी जो यानी कंडक्टिविटी है वो आ जाएगी R डॉट ए वाई एल। ठीक है। उसके अलावा हमने इसके अंदर मोलर कंडक्टिविटी पढ़ी थी कि जी मोलर कंडक्टिविटी जो होती है वो होती है कप्पा इंटू 1000 ओवर मोलैरिटी। ठीक है। और हमने पढ़ा था कि हमारी इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी जो होती है वो होती है कप्पा यानी कंडक्टिविटी इंटू 1000 ओवर नॉर्मेलिटी। ठीक है। और इसके अंदर एक फॉर्मूला पढ़ा था कि हमारी जो इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी होती है मोलर कंडक्टिविटी बाय एन एफ फैक्टर। तो हमने आज के लेक्चर के अंदर यही फॉर्मूले तो पढ़े हैं। बताओ, कोई रॉकेट साइंस थी क्या आज के लेक्चर के अंदर? भाई जो फॉर्मूले पढ़े थे ये रहे, एक एक स्लाइड में आपके फॉर्मूले आ गए। हमने पढ़ा था, हमने पढ़ा था रेजिस्टेंस क्या होता है, हमने पढ़ा था रेजिस्टिविटी क्या होती है, हमने पढ़ा था मोलर कंडक्टिविटी क्या होती है, हमने पढ़ा था इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी क्या होती है, हमने इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी और मोलर कंडक्टिविटी में पढ़ा था डिफरेंस, हमने पढ़ी थी कंडक्टिविटी क्या होती है, हमने पढ़ा था कंडक्टेंस क्या होता है। देख लो, आपका जो आज पूरा लेक्चर था वो इस चीज पे बेस्ड था। ये फॉर्मूलेज थे आज के आपके लेक्चर के अंदर। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, जिसमें हमने पढ़ा है सबसे पहले रेजिस्टेंस की। जी रेजिस्टेंस जो होता है वो रो एल बाय ए होता है, कंडक्टेंस जो होता है वो 1/r दैट इज रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल होता है। आपको याद रखने हैं इनके सिंबल्स, इनके फॉर्मूला। अब इन पे बेस देखते हैं क्वेश्चन। ले लिया आपने इसका स्क्रीनशॉट? मैं साइड हो जाता हूं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है। चलो अब कितने फॉर्मूला है हमारे पास? हैं 4 और 3 7 फॉर्मूले जिन पे बेस करते हैं क्वेश्चन। देखते हैं क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी के हैं। स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखो, पहला क्वेश्चन कहता है कि रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टिविटी सेल कंटेनिंग 0.01 मोलर पोटेशियम क्लोराइड सॉल्यूशन एट 298 केल्विन इज 50 वॉट। वॉट क्या होता है? रेजिस्टेंस तो ओम में होता है ना, तो यहाँ पे ओम आएगा। दिस इज ओम। ठीक है जी। मैं जरा कलर चूज कर लूँ इसका। अच्छा सेम है ये, तो इसको कर देते हैं चेंज। ठीक है। तो सबसे पहले हम लिखते हैं कि हमें गिवन क्या है क्वेश्चन के अंदर। हमें गिवन क्या है? तो हमें गिवन है जी रेजिस्टेंस, हमें गिवन है सॉल्यूशन का कितना है, 1500 ओम। ठीक है। हमें सॉल्यूशन का मोलैरिटी गिवन है, कितनी है, 0.01 मोलर। आगे चलते हैं। व्हाट इज द सेल कांस्टेंट इफ कंडक्टिविटी ऑफ 0.01? हमें और क्या गिवन है? हमें गिवन है कंडक्टिविटी, यानी हमें गिवन है कप्पा। कप्पा कितना होता है? कप्पा होता है 0.146 इंटू 10⁻³ साइमन सेंटीमीटर इनवर्स। पूछा क्या है हमसे? पूछा है सेल कांस्टेंट। हमें पता है कि सेल कांस्टेंट होता है हमारा जी के ऊपर लगा दो स्टार, जो कि होता है डिस्टेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड्स बाय एरिया। फॉर्मूला क्या होता है जी का? तो सबसे पहले हमको फॉर्मूला पता है, बेस फॉर्मूला जो होता है वो होता है कि रेजिस्टेंस जो होता है वो R इज इक्वल्स टू रो एल बाय ए होता है। तो क्या मैं एल बाय ए को रेजिस्टेंस बाय रेजिस्टिविटी रख सकता हूँ? तो क्या मैं एल बाय ए को रेजिस्टेंस बाय रेजिस्टिविटी रख सकता हूँ? क्या मैं वन बाय रेजिस्टिविटी को कंडक्टिविटी कप्पा रख सकता हूँ? तो क्या मेरा ये कप्पा इनटू रेजिस्टेंस नहीं आ जाएगा? देख लो तुम्हें क्या क्या गिवन है। तुम्हें कप्पा गिवन है, गिवन है जी। क्या तुम्हें रेजिस्टेंस गिवन है? बिल्कुल गिवन है। वैल्यू रखो, तुम्हारा आंसर आ जाएगा। तो बेस फॉर्मूला याद रखो जी, रेजिस्टेंस रो एल बाय ए है। और आपको जो 7 फॉर्मूले बताएं वो याद रखो। आगे चलते हैं। ये सब हमारा हो गया। मोलर कंडक्टेंस हो गया, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में देखते हैं क्या कह रहा है। तो अगले क्वेश्चन में देखो हमसे वो 3 चीजें पूछ रहा है। क्या क्या पूछ रहा है? रेजिस्टिविटी पूछ रहा है। सबसे पहले कह रहा है कि जी रेजिस्टिविटी बता दो इस फॉर्मूले के क्वेश्चन के अंदर, मुझे ये भी नहीं पता है।
चलो जी बता देंगे। फिर वो पूछ रहा है जी कंडक्टिविटी बता दो, ये भी नहीं पता है, बता देंगे। फिर पूछ रहा है मोलर कंडक्टिविटी, क्या जी मोलर कंडक्टिविटी बता दो क्या है, ये भी बता देंगे। ठीक है, तो हमें दे क्या रखा है, सबसे पहले देखते हैं गिवन। तो क्वेश्चन कह रहा है कि द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ऑफ कॉलम ऑफ 0.05 मोलर पर मोल पर लीटर एनओएच, यानी हमें दे रखी है मोलैरिटी, हमें दे रखा है डायमीटर, हमें दे रखी है लेंथ, हमें दे रखा है रेजिस्टेंस। क्या क्या दे रखा है, हमें दे रखी है मोलैरिटी कितनी है 0.05 मोल पर लीटर, हमें दे रखा है डायमीटर, डायमीटर कितना है, डायमीटर दे रखा है जी 1 सेंटीमीटर। ठीक है, हमें दे रखी है लेंथ, लेंथ कितनी है, लेंथ है जी 50 सेंटीमीटर, और लास्ट में दे रखा है रेजिस्टेंस कितना है 5.55 इंटू 10⁻³ ओम। सबसे पहले क्या पूछा है आपसे क्वेश्चन के अंदर, सबसे पहले पूछा है रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला मैंने जस्ट आपको अभी जब फ्लो चार्ट बताया था उसके अंदर बताया था। क्या है रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला है कि रेजिस्टेंस इनटू एरिया बिटवीन एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन, और एल होता है लेंथ बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स। फॉर्मूला रख दो, सारी चीजें हमें दे रखी है, आंसर हमारा आ जाएगा। देख लो, तो मैंने आपको रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला क्या बताया था, मैंने आपको रेजिस्टिविटी का बेस फॉर्मूला याद रखो। रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला वहां से निकालेंगे कि जी रेजिस्टेंस जो होता है वो रो एल बाय ए होता है, ये रही रेजिस्टिविटी, निकाल लो फॉर्मूला। क्या है रेजिस्टिविटी, है रेजिस्टेंस इनटू एरिया बाय लेंथ। आपको क्या क्या दे रखा है, क्या आपको रेजिस्टेंस दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है। क्या आपको लेंथ दिख रही है, बिल्कुल दिख रही है। क्या आपको एरिया दिख रहा है, एरिया नहीं दे रखा, तो एरिया आप कैसे निकालेंगे सेल का, एरिया का फॉर्मूला पता है क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, आर क्या होता है रेडियस, और हमें क्या दे रखा है डायमीटर। फॉर्मूला लगाओ एरिया का, एरिया का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर, आपको दे रखा है डायमीटर, तो पाई हो जाएगा 22/7 और आर हो जाएगा 0.5 सेंटीमीटर का स्क्वायर। ठीक है, वैल्यू निकालेंगे, हमारा आ जाएगा यहाँ से एरिया, एरिया इसके अंदर पुट कर देंगे, एरिया कर देंगे इसके अंदर पुट, हमें रेजिस्टिव, हमें क्या निकाल मिल जाएगी, रेजिस्टिविटी मिल जाएगी। अगला क्या पूछा है, कंडक्टिविटी पूछी है। हमें पता है कि कंडक्टिविटी जो होती है यानी कप्पा जो होता है वो रेजिस्टिविटी का रेसिप्रोकल होता है। तो जब हमारी यहाँ से रेजिस्टिविटी निकल के आ गई तो उसको वैल्यू को डिनोमिनेटर में रखेंगे और हमारी आ जाएगी कंडक्टिविटी। फिर आपसे क्या पूछा है, फिर आपसे पूछा है मोलर कंडक्टिविटी। तो मोलर कंडक्टिविटी क्या होती है, मोलर कंडक्टिविटी मैंने आपको बताई थी कि जी मोलर कंडक्टिविटी जो होती है वो होती है, ऊपर करेंगे कप्पा, इधर करेंगे 1000 से मल्टीप्लाई और नीचे आ जाएगी मोलैरिटी। ठीक है, तो क्या आपको यहाँ पे कप्पा दे रखा है, नहीं दे रखा, लेकिन यहाँ से हमने, इसने हमसे कैलकुलेट करवा लिया है कंडक्टिविटी, तो आपको कप्पा दे रखा है। क्या इसने आपको मोलैरिटी दे रखा है, बिल्कुल मोलैरिटी दे रखा है। इन वैल्यूज को रखेंगे इस फॉर्मूला के अंदर और हमें मिल जाएगी मोलर कंडक्टिविटी। ठीक है, आगे चलते हैं। मैंने आपको कॉलराज लॉ बताई थी, कॉलराज लॉ में मैंने आपको बताया था कि किसी भी इलेक्ट्रोलाइट की जो कंडक्टिविटी होती है उसमें हर आयन का रोल होता है। जब आप मोलर कंडक्टिविटी कैलकुलेट करेंगे तो ध्यान रखना है नंबर ऑफ आयंस का। देख लो इस क्वेश्चन के अंदर हमसे क्या कह रहा है, इस क्वेश्चन से हम, इस क्वेश्चन में हमसे कह रहा है कि जी मोलर कंडक्टिविटी बता दो HAC की, तो क्या हो जाएगी, मोलर कंडक्टिविटी ऑफ वॉट H प्लस मोलर कंडक्टिविटी ऑफ AC। हमें गिवन किस किस की है, हमें गिवन है सोडियम क्लोराइड की, सोडियम क्लोराइड की गिवन है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड की गिवन है और गिवन है NaAC की। मान लो मैंने ये X1 ले लिया, ये X2 ले लिया, ये X3 ले लिया। सोडियम क्लोराइड की कितनी गिवन है 126.4, कितनी गिवन है 126.4, और हाइड्रोक्लोरिक एसिड की कितनी गिवन है 425.9, कितनी है 425.9, और सोडियम AC की कितनी गिवन है NaAC कितनी है 91.0। तो मैं इन्हें कैसे एडिशन और सब्सट्रैक्शन करूं कि मेरा HAAC निकल के आ जाए, तो मुझे चाहिए H, मुझे चाहिए AC, तो मैंने इन दोनों को प्लस कर दिया, लेकिन मुझे क्या हुआ, हमें क्या मिला, हमें NaCl फालतू मिला, तो NaCl को हटाने के लिए इसको कर दो माइनस, तो हमारा आ जाएगा X2 प्लस X3 माइनस X1, कि तुम्हारी मोलर कंडक्टिविटी निकल के आ जाएगी इसकी। ठीक है, क्या इसमें कुछ हार्ड चीज थी, कॉलराच लॉ लगाया है सीधा सीधा। ठीक है, आगे चलते हैं।
तो आज के लेक्चर का है लास्ट क्वेश्चन, जिसमें हमसे पूछ रहा है क्या, हमसे पूछ रहा है मोलर कंडक्टिविटी का। तुम्हें फॉर्मूले तुम्हें फिंगर टिप्स पर याद होने चाहिए, ज्यादा फॉर्मूले नहीं है, सिर्फ 7 से 8 फॉर्मूले हैं, और वो फॉर्मूले भी एक बेस फॉर्मूले पे चल रहे हैं। देखते हैं मोलर कंडक्टिविटी का फॉर्मूला क्या होता है। यहाँ पे ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं कप्पा कंडक्टिविटी से, यहाँ पे आ जाता है 1000 और नीचे आ जाती है मोलैरिटी। तो क्या मुझे मोलैरिटी दे रखी है? बिल्कुल दे रखी है, 0.20 मोलर सॉल्यूशन है। क्या मुझे कंडक्टिविटी दे रखी है? बिल्कुल दे रखी है जी, 0.248। वैल्यू रखो, आपका आंसर आ जाएगा। रख दो वैल्यूज, आंसर आ जाएगा। और चलते हैं आगे। ओके, ठीक है, तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही था। आज के लेक्चर के लिए इतना था। आपका चैप्टर नंबर 3 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री होता है कंप्लीट। अब आपको इसमें लास्ट पोर्शन में बैटरीज, प्राइमरी बैटरीज और सेकेंडरी बैटरीज, फ्यूल सेल, ये थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट है, और कोरूजन थियोरेटिकल है। आपको पता क्या कर रहा है इन चीजों के अंदर, आपको एनोड पे क्या हो रहा है, कैथोड पे क्या हो रहा है, एनोड कैथोड किसकी बनी हुई है, और कौन सा इलेक्ट्रोलाइट ले रहे हैं, ये आप एनसीईआरटी में एज इट इज याद कर लेना। बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे वो कभी कुछ भी पूछ सकता है। एनोडिक रिएक्शन पूछ सकता है, कैथोडिक रिएक्शन पूछ सकता है, इलेक्ट्रोलाइट किसका बना हुआ है वो पूछ सकता है। तो वो थियोरेटिकल था, इसलिए मैंने नहीं समझाया है। आज के लेक्चर के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू।